हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास है केमिकल इक्वेशंस, हमारे पास है टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शन क्या है, ओके, कैसे हम डिसाइड करें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। ओके, लास्ट क्लास में आपको याद है तो मैंने 2-3 केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी किए थे और उस टाइम मैंने बोला था कि अगर आपको समझ में ना आए तो कोई टेंशन ना लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक में वही सब सीखने वाले हैं। तो आज के हमारे टोटल 3 टॉपिक है। एक है केमिकल इक्वेशंस, उसमें 2 डिवीज़न, एक डिवीज़न है वर्ड इक्वेशन, दूसरा है केमिकल इक्वेशन, और थर्ड टॉपिक जो मेन है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, इतने 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस से। उसमें सबसे पहला आएगा वर्ड इक्वेशन। अभी हमें पता तो है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हम कुछ प्रॉपर्टीज से डिसाइड कर सकते हैं। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करें। आप हर बार पूरा स्टेटमेंट तो नहीं बोलोगे कि ऑन रिएक्टिंग ऑक्सीजन गैस विथ मैग्नीशियम वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट, नहीं बोल सकते ना। हर बार पूरा स्टेटमेंट बोलेंगे विथ सम कंडीशंस कि ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, ये गैस था, इतना टेम्परेचर था, ये सब बोलोगे तो एक पूरा पैराग्राफ बनेगा। और हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए आप एक एक पैराग्राफ बोलने जाओगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी मेथड है कि पूरी केमिकल रिएक्शन, हर एक कंडीशंस, हर एक एक्सटर्नल फैक्टर, सब कुछ एक इक्वेशन के फॉर्म में हम दिखा दें। तो उसके लिए हमने बनाया वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब कैसे, सपोज मैंने अभी बोला था ऑन रिएक्टिंग ऑक्सीजन गैस विथ मैग्नीशियम वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट। तो अभी वो लिखेंगे हम यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। चलो हमें क्या मिलने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, तो ये साइड है वो रिएक्टेंट्स है और इधर क्या है प्रोडक्ट्स, बट अभी एक ही है तो मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट। ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया वर्ड इक्वेशन। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये इक्वेशन पूरी रिएक्शन एक्सप्लेन करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में था, सॉलिड लिक्विड गैस, पता नहीं। ऑक्सीजन सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पे तो पता नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड लिक्विड गैस, हमें पता नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वर्ड इक्वेशन सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देगा रिएक्टेंट्स के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। उनके स्टेट्स क्या क्या है पता नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे प्रेशर, टेम्परेचर कितना है पता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये मेथड वर्ड इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फिर क्या करें, तो फिर हमने लिखे केमिकल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। अभी सिंबल क्या क्या है समझो, मैग्नीशियम है तो मैं क्या लिखूंगा Mg, ऑक्सीजन है तो क्या लिख सकता हूँ O2। राइट हैंड साइड क्या आएगा, तो मुझे पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है +2, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है -2, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। मतलब ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, मतलब दोनों से सेटिस्फाइड हो जाएंगे।
ठीक है। तो उस हिसाब से बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में भी ध्यान दो, तो यहाँ पे भी आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस कोई भी स्टेट पता नहीं चल रहा है। सेकेंड थिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स, यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर कुछ पता नहीं है। थर्ड थिंग, यहाँ पे ये बैलेंस्ड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब कि रिएक्टेंट्स में टोटल मास जो होता है वही मास आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 है, समझना। O2 जो है वो मॉलिक्यूल है, 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बन गया। बट नंबर ऑफ एटम काउंट करें तो 2 है। ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे 1 है। मतलब ये बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है। इसीलिए हम थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट हमने पढ़ा वर्ड इक्वेशन, सेकेंड हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन भी सफिशिएंट नहीं है तो उसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम सीखेंगे कि स्टेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कैसे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट करके रख सकते हो। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। कोई कोई इक्वेशंस ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जैसे कि मैं लिखूँ जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मुझे रिजल्ट मिलेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस H2SO4 हमें मिलेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? मेटल। ये क्या है? एसिड। जब भी मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगी। तो ये हो गया जिंक, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया ZnSO4 जिंक सल्फेट, और ये है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ Zn एटम, नंबर ऑफ जिंक एटम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सल्फर के लिए देखो 1 ही है, ऑक्सीजन के लिए देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और हाइड्रोजन के लिए देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है। अब बैलेंस्ड कंडीशन में है तो फिर इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ रख सकते हो। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। डस्टर। ओके, सपोज कोई इक्वेशन ऐसा भी हो जो बैलेंस्ड नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन Fe प्लस H2O, तो हमें मिलेगा Fe3O4। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। ओके, प्लस आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। अभी समझो नंबर ऑफ Fe एटम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ से ही पता चल गया कि ये बैलेंस्ड नहीं है। ऑक्सीजन देखो 1 है, यहाँ पे 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ये इक्वेशन बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है, और ऐसे इक्वेशन के लिए ही हम सीख रहे हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं, सर्टेन रूल्स हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। How to balance a chemical equation? Let us try to balance the following chemical equation. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Okay? तो स्टेप आपको याद रखने हैं। स्टेप 1, AC बंद करो सर। स्टेप 1, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। फर्स्ट स्टेप है हर एक
मॉलिक्यूल के आसपास आप एक बॉक्स बना दोगे, ठीक है। तो मेक अ बॉक्स, ओके, अराउंड गिवन मॉलिक्यूल। तो पहला स्टेप है कि आप Fe के ऊपर ऐसे बॉक्स बना दिए, वैसे ही बॉक्स बनाना है आपको H2O के ऊपर, वैसे ही बॉक्स बनाना है आपको Fe3O4 के ऊपर और H2 के ऊपर। अब इसकी क्या ज़रूरत है, बॉक्स बनाने की क्या ज़रूरत है वो समझो। कि सपोज आप ये मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, समझो हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि Fe3O4 आपके पास है और आपको नंबर ऑफ Fe एटम आपको चाहिए 6। तो कोई कोई बच्चे क्या कर देते हैं, यहीं पे Fe3 है वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं और ये O4, तो वैसे बना लेते हैं Fe6O4। आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो बट जो मॉलिक्यूल है उसका कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Fe3O4 है तो Fe3O4 ही रहना चाहिए, आप यहाँ पे Fe6O4 नहीं बना सकते। मतलब क्या कि मॉलिक्यूल के अंदर आप अलग अलग एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए आपको सजेशन दिया गया फर्स्ट स्टेप में कि आप पहले बॉक्स बना लो। अगर बॉक्स बना लिए मतलब आपको पता चल गया कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो पूरे बॉक्स को एक साथ ही करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मुझे Fe के 6 एटम्स चाहिए तो मैं यहाँ पे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये Fe6 बन गए। हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि ऑक्सीजन के भी 8 एटम्स बन गए, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करनी है। समझ में आया? यहाँ पे 6 एटम्स चाहिए थे Fe के, तो आप पूरे बॉक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, उतनी फ्रीडम है आपको। बट आप मॉलिक्यूल है उसका कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, बॉक्स बनाने थे। सेकेंड स्टेप अभी लेते हैं स्टेप 2। ये NCERT टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखा हुआ है, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। उसका रीज़न है कि एक दो स्टेप में अगर वर्ड में लिखने जाऊँगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? तो स्टेप 2 में आपको याद रखना है कि सिर्फ लिस्ट बनाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, ऑन रिएक्टेंट साइड, ऑन प्रोडक्ट साइड, कितने कितने हैं उसका सिर्फ लिस्ट बनाना है, ओके। तो चलो लिस्ट बना लेते हैं। तो पहले लेते हैं रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्ट्स, ओके। पहले बात करते हैं Fe एटम की। तो समझना ये रिएक्टेंट साइड है और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रही है। Fe एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, ओके। हाइड्रोजन एटम की बात करो, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, वहाँ पे भी 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। देखो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है मतलब समझ लो कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है जिसको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर ऑफ Fe एटम यहाँ पे सिमिलर आपको नहीं मिल रहे, यहाँ पे हाइड्रोजन है वो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन फिर भी अनबैलेंस्ड है। क्लियर? तो फिर आप आगे के स्टेप फॉलो करोगे। अगर यहीं से आपको पता चल गया कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो फिर आगे जितने स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो स्टेप 2 में हमें पता चलेगा कि बैलेंसिंग है वो रिक्वायर्ड है या नहीं, ओके। चलो स्टेप 2 आपका कंप्लीट। अभी स्टेप 3 पे चलते हैं। अब स्टेप 3 में याद रखना हमें बैलेंसिंग करना है, बट बैलेंसिंग में हम कहाँ से स्टार्ट करें? मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है ना, Fe को भी बैलेंस कर सकता हूँ, ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकता हूँ। तो आपको इनमें से देखना है सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, ओके। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको
बैलेंस करना कन्वीनियंट है, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिखेगा Fe3O4। अब उसमें नंबर ऑफ एटम्स किसके ज़्यादा है? ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ट्राई करोगे, ओके। तो स्टेप 3 में आपको लिखना है इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू बैलेंस एन एटम, ओके, इन बिगर मॉलिक्यूल। कोई भी एटम है उसको बैलेंस करोगे, बट मॉलिक्यूल है उस वो बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। अब ये अगर बैलेंस हो जाए तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं H2O में किसी और को बैलेंस करने की अगर ज़रूरत पड़े तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, ओके। क्या करोगे? फिर से लिस्ट बना लो। आप लिखोगे इन रिएक्टेंट्स और यहाँ पे लिखोगे इन प्रोडक्ट्स, ओके। और यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, वो भी फर्स्ट आप इनिशियली। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा? और टू बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, चलो इनिशियल कंडीशन में इन रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। समझो हाँ, ये यहाँ तक एरो से लेफ्ट हैंड साइड है, वो कौन सी साइड है? रिएक्टेंट्स। और राइट हैंड साइड पे है वो क्या है? प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स में देखो आपको ऑक्सीजन कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 1। प्रोडक्ट में देखो तो 4। अब आप खुद समझ जाओगे कि बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए टू बैलेंस आप करोगे 1 × 4। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने 1 × 4 किया, आंसर क्या आया? 4 तो ऑलरेडी है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो उसको भी मल्टीप्लाई करके आप इक्वलाइज करोगे। यहाँ पे 4, समझो ये इजी था। फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में यहाँ पे 2 मिले, यहाँ पे 3 मिले इनिशियल कंडीशन, तो टू बैलेंस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, मतलब पॉइंट में नहीं चलेगी, ओके। 1 2 3 4 5 6 ऐसे फुल नंबर्स चाहिए, ओके। तो यहाँ पे 2 और 3 को बैलेंस करने के लिए मुझे नंबर चाहिए था 6, तो 2 3 जार 6 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 3 2 जार 6 कर सकते हो। यहाँ पे भी देखने जाओ तो एक तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 1 × 4 किया है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 4 × 1 किया है। क्लियर? ओके, तो ये हमारा स्टेप 3 फिनिश हुआ। चलो किसको कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है? टू बैलेंस रिएक्टेंट साइड पे जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कहाँ पे है? H2O के पास। चलो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है? मैं ऐसे कर सकता हूँ H2O और वहाँ पे ही 4 लिख दूँ? नहीं चलेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उसका कंस्ट्रक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए तो हमने H2O के ऊपर बॉक्स बना दिया था कि इनको हिलाना नहीं है। H2O का जो कंस्ट्रक्शन है वो एज इट इज रहना चाहिए। आप पूरे H2O के 4 मॉलिक्यूल्स ले सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 चाहिए तो। इसीलिए स्टेप 3 में मैं क्या कर रहा हूँ? H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब हमारा एक जो क्वेश्चन था वो फिनिश हुआ कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें। क्लियर? ओके, ये हुआ स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या याद रखना है? फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल पसंद करना है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जिसके ज़्यादा है उसको बैलेंस करने की ट्राई करो। उसके लिए इन रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इन प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो लिखो और बैलेंस करने की ट्राई करो मल्टीप्लिकेशन से। तो बैलेंस करने के लिए आपको पता चला इन रिएक्टेंट्स जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो पूरे मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई
कर दिया। ओके, तो अभी स्टेप 5 पे चलते हैं। ओके, अभी क्या करना है, तो अभी हमें पता है कि एक ये बैलेंस हो चुका है। ओके, कौन सा, ऑक्सीजन एटम, बट वो बैलेंस हुआ तब क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम है वो अनबैलेंस्ड हो गया, जो पहले बैलेंस था। हो सकता है ऐसा कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गए 8, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 2, और Fe तो ऑलरेडी अनबैलेंस्ड था, वो भी बैलेंस्ड नहीं था। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हाइड्रोजन को पहले बैलेंस्ड करो, या तो पहले Fe को, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। आप Fe को करना चाहो पहले तो Fe को बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहो तो हाइड्रोजन को कर दो। सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने से। अभी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है, सेम टेबल बनाना है, इन रिएक्टेंट्स कितने हैं और इन प्रोडक्ट्स कितने हैं। ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए पहले मुझे देखना है इनिशियल कंडीशन क्या थी, और बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब टू बैलेंस। ओके, इनिशियली इन रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 2 8। जब मैंने बैलेंसिंग करना स्टार्ट किया तब रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मुझे मिल रहे हैं 8, प्रोडक्ट साइड 2। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई होके बैलेंस हो जाएगा एक ही तरफ तो कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, उससे तो हो ही जाएगा। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि 2 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 में एज इट इज रख देता हूँ, और यहाँ पे जो 2 थे उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट साइड जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए ये इक्वेशन में फिर से लिखूँगा और यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे लिखना है वो सब NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब सोचो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ Fe एटम्स दोनों तरफ डिफरेंट है। तो आपका जो स्टेप 6 रहेगा वो किसको बैलेंस करने के लिए होगा, नंबर ऑफ Fe एटम्स को। ओके, अब नंबर ऑफ Fe एटम्स आप देखो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ Fe एटम यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 ही, और यहाँ पे 3। अभी भी पता चल गया आपको कि यहाँ पे 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 है तो एज इट इज रखो। चलो अभी मल्टीप्लिकेशन किधर आया, रिएक्टेंट साइड, मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड जहाँ पे Fe है वहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे Fe है। ये पूरा इक्वेशन आप फिर से लिखोगे और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेप 6। अभी देखते हैं स्टेप 7। आपका स्टेप 7 क्या है, रीराइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, मतलब जो हमने बैलेंस किया है उसको फिर से लिखो, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। फिर से लिखने को क्यों बोला, क्योंकि आप फिर से लिखोगे और एक और बार चेक करोगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। अभी चेक करते हैं। चलो, नंबर ऑफ Fe एटम यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे भी कितने हैं, 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखो यहाँ पे कितने हैं, 4 2 8, यहाँ पे भी 4 2 8। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो यहाँ पे 1 है इंटू 4, टोटल एटम कितने हैं, 4, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4। मतलब क्या हुआ कि ये अभी
बैलेंस्ड कंडीशन में है। ओके, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, अभी भी कुछ और बाकी है, क्योंकि हमने सिर्फ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा है। ये केमिकल रिएक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे क्या पता आपको Fe है वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में। H2O सॉलिड लिक्विड गैसियस फॉर्म कोई भी हो सकता है। क्लियर? आइस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, स्टीम फॉर्म में भी हो सकता है। सेम वे Fe3O4 पता नहीं, हाइड्रोजन पता नहीं, तो हमारा स्टेप 8 है वो अभी चेक करते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर से। चलो, इक्वेशन क्या था हमारे पास? तो इक्वेशन था Fe प्लस H2O और यहाँ पे मिल रहा था Fe3O4 और प्लस आपको यहाँ पे मिल रहा था हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए वो तो था 4 मार्क में, अगर 1 मार्क में आया तो आप क्या करोगे? तो फटाफट बैलेंस कर लेना है, हर एक स्टेप को ही फॉलो करोगे, बट हर एक चीज़ लिख के नहीं, फटाफट। कैसे? मैंने बड़ा मॉलिक्यूल सिलेक्ट कर लिया Fe3O4। Fe3O4 में मुझे लगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया ये। मुझे पता चला कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, बट हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस्ड है, तो यहाँ पे 4 2 जार 8, तो यहाँ पे 2 है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जार 8। फिर मैंने देखा Fe एटम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया बैलेंस। तो आप इतना फटाफट बैलेंस कर सकते हो, बट कब? जब आप ऐसे 20-25 अलग अलग केमिकल इक्वेशंस लो और उसको खुद बैलेंस करने की ट्राई करो, तब। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप हर एक केमिकल इक्वेशन को विद इन 2 मिनट बैलेंस कर लोगे। ओके, चलो ये हो गया। अभी हम देखते हैं स्टेप कौन सा था हमारा? 8। चलो, स्टेप 8 में क्या करना था? मुझे फिजिकल स्टेट्स दिखाने थे, क्योंकि अभी बात की ना, मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। तो फिजिकल स्टेट कौन कौन से आएंगे? एक तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म हो सकता है, एक्वस फॉर्म हो सकता है। सॉलिड के लिए आप एस से डिनोट करोगे, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैसियस के लिए स्मॉल जी और एक्वस के लिए AQ। ओके, सॉलिड फॉर्म आपको पता है, लिक्विड फॉर्म पता है, गैसियस फॉर्म भी पता है, और एक्वस भी मैंने आपको बताया था। क्या था? एक्वा मतलब वाटर, एक्वस मतलब वाटर के अंदर बनाया हुआ सॉल्यूशन। कभी कभी ये होता है कि सपोज मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूँ तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर? बट ज़्यादा हार्मफुल रहेगा तो मैं क्या करूँगा? पानी के अंदर ऐड कर दूंगा, और पानी जितना ज़्यादा ऐड करूँ उतना ज़्यादा डाइल्यूट होगा। तो ये पानी के अंदर अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया तो वही HCl को मैं दिखाऊंगा एक्वस फॉर्म में। ओके, हो सकता है कि इसमें 95% वाटर हो और 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तब भी वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। ये सॉल्यूशन है वो भी एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा। तो आपको स्टेट्स दिखाने हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या तो एक्वस। अब यहाँ पे देखते हैं, आयन है वो हमें रखना पड़ेगा सॉलिड फॉर्म में, वाटर है वो, अब आगे जाके आप पढ़ोगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर लेगा, पर जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो फिर हम क्या करेंगे? वाटर को हीट देंगे। हीट भी एक टाइप की एनर्जी ही है। इसीलिए जब आयन के साथ वाटर को रिएक्ट करना होगा तब वाटर को रहना पड़ेगा गैसियस फॉर्म में, क्योंकि वाटर को हम हीट देंगे, ज़्यादा हीट दे देंगे, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे वाटर है वो एज अ स्टीम आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा गैसियस फॉर्म। ये बनेगा सॉलिड फॉर्म और ये बनेगा हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म। क्लियर?
तो ऐसे आप फिजिकल स्टेट्स दिखा सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने पहले लिया था जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अगर आप स्टेट्स दिखाना चाहो तो ये सॉलिड आएगा, ये एक्वस फॉर्म है, ये भी एक्वस फॉर्म है और ये गैसियस फॉर्म है, क्योंकि ये दोनों वाटर के अंदर आपको मिलेंगे एज ए सॉल्यूशन। ओके, H2SO4 वो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसको हम डाइल्यूट करते हैं पानी डाल के, ठीक है ना। अब उसमें भी दो चीज़ है कि आप पानी में एसिड डाल सकते हो, एसिड में पानी नहीं। वो क्यों, वो भी आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जनरेट होती है। ओके, आपको याद रखना है सिर्फ फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। वो जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको खुद पता चलता जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड है। ओके, चलो ये हो गया स्टेप 8। तो यहाँ पे आपका बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन फिनिश हुआ, बट यहाँ पे एक चीज और याद रखो, समटाइम्स आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी दिखाने पड़ते हैं। उसको हम बोलते हैं रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन जब हो रही है तब कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती है, तो वो आपको दिखानी पड़े। जैसे कि मैं बोलूँ टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट क्या है वो भी दिखाना पड़ेगा। कैटलिस्ट का मतलब क्या रहेगा कि ऐसा एक एलिमेंट जो रिएक्शन हो रही है तब प्रेजेंट है, बट रिएक्शन में अपना हिस्सा नहीं ले रहा है। मतलब रिएक्टेंट्स है प्रेजेंट, तब रिएक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है, बस उतना ही उसका काम है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो वो होते हैं कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट भी आप दिखा सकते हो। कैटलिस्ट आपको दिखाना है तो सपोज निकल है कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो निकल है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे दिखाओगे। ओके, ज़रूरी नहीं कि निकल ही हो, कोई भी हो सकता है, KMnO4 कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको दिखाओगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में। और उसके बाद हो सकता है सनलाइट प्रेजेंट हो, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तब सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है। तो वो आप एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हो। देखो ये जो भी आपको दिखाना है रिएक्शन कंडीशंस में जो भी आपको दिखाना है वो यहाँ पे एरो के ऊपर दिखा सकते हो या तो नीचे की ओर दिखा सकते हो। हाँ, अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं है, आप सिर्फ हीट दे रहे हो, तो हीट का सिंबल ऐसा डेल्टा रहेगा, तो सिर्फ यहाँ पे एरो के ऊपर आप डेल्टा लिख सकते हो। क्लियर। और अगर आप हीट दे नहीं रहे हो बट जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे आप प्लस करके हीट लिख सकते हो। क्लियर। तो ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स जो केमिकल रिएक्शन को अगर इफेक्ट करते हैं तो वो भी आपको दिखाने हैं। ओके ओके, तो ये जो रिएक्शन कंडीशंस है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लूँ CaCO3, और अगर उसको आप हीट दो तो बनता है CaO प्लस CO2। ये है सॉलिड फॉर्म, ये है सॉलिड फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा गैसियस फॉर्म में। ये कैल्शियम कार्बोनेट और उसको बोला जाता है लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता चलेगा, बट एक ये कॉमन नेम भी याद रखना है आपको, लाइमस्टोन, और ये है क्विक लाइम। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देते हो तब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ओके, सेम वे मैं सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लूँ 2AgCl, बैलेंस करके ही लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। 2Ag प्लस Cl2, Cl2 है वो गैसियस फॉर्म में मिलेगा आपको,
क्लोरीन है वो Ag सॉलिड और ये भी सॉलिड। और ये रिएक्शन होने के लिए सनलाइट जरूरी, तो आप एरो के ऊपर लिख दोगे सनलाइट। ओके, AgCl मतलब क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखो तो सिल्वर एंड क्लोरीन सेपरेट होंगे। सेम वे थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन है वो भी गैसियस फॉर्म में, और आपको मिलेगा CH3OH लिक्विड फॉर्म में। ये है मिथेनॉल, ठीक है। बट अभी तक आप हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर नहीं पढ़े हो, तो ये नाम कैसे बना वो आपको अभी पता चलेगा नहीं, तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ सीख रहे हैं कि कौन सी चीज़ कैसे दिखाए। तो देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और साथ में एक ही ऑक्सीजन है इसलिए मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। जब दो होते हैं CO2 जैसे कि यहाँ पे है, तब हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दो ऑक्साइड है तो डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम एक एक, ऑक्सीजन एक एक, उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे H2 कितने हैं? H हाइड्रोजन एटम 2 है और यहाँ पे 3 + 1 4 है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो गया बैलेंस। बट ये रिएक्शन होने के लिए सर्टेन प्रेशर की ज़रूरत है, और वो प्रेशर कितना है? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप एरो के ऊपर या नीचे ऐसे 340 ATM लिख सकते हो। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये प्रेशर का यूनिट है। हमने हीट यहाँ पे दिखा दी, सनलाइट दिखा दी, प्रेशर दिखा दिया। वैसे ही अगर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़े तो आप टेम्परेचर दिखा सकते हो, कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़े तो कैटलिस्ट दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ। एक बार टेक्स्ट बुक में देख के नोट बना लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करवाए हैं, वो सब कुछ टेक्स्ट बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो वो देख के नोट बना लो। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम हम टाइप ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।